बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी बीवी बहुत मॉडर्न थी। वो मर्दों से ताल्लुकात रखती। मैं उसे कुछ न कहता, क्योंकि जब वो घर पर ना होती तो मैं भी लड़कियां घर लाता। एक दिन अचानक मेरी तबीयत बिगड़ी। डॉक्टर ने कहा कि मैं मरने वाला हूँ। ये सुनते ही मैं अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने लगा। पर इससे पहले ही खबर आई कि मेरी बीवी हादसे में मर गई। मैं उसके जनाजे को दफनाने लगा, लेकिन कब्र में उतारते ही उसके चेहरे से कफन हट गया। उसका चेहरा देखकर मेरी जान निकलने लगी, क्योंकि मेरी बीवी इंतहाई मॉडर्न लिबास में एक चमचमाती कार से उतरी। उस वक्त रात के 12:30 बज रहे थे। मैं बालकनी में खड़ा ये मंजर देखकर पेचोताप खाने लगा। जब उसकी साइड का दरवाज़ा एक इंतहाई खूबरू लड़के ने फुर्ती से खोला तो वो एक अदा से गाड़ी से उतरी और फिर गाड़ी से टेक लगाकर उससे बातें करने लगी। उन दोनों के दरमियान फासला इंतहाई कम था। न जाने कौन सी बातें थीं जो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये सब देखकर मेरे अंदर गुस्से का अलाव भड़क गया। अब तो ये रोज़ रोज़ का सिलसिला चल निकला था। वो अब आधी आधी रात को घर लौटती और हर बार एक नई गाड़ी और एक नए लड़के के साथ। ये सब कुछ मेरी आंखों के सामने हो रहा था, लेकिन मैं कुछ न कर पाता। मुझे ये बात समझ नहीं आती थी कि उसके अंदर से मेरा डर क्यों ख़त्म हो गया है। वो जो ही घर में दाखिल हुई तो मैं फ़ौरन कमरे से बाहर निकला और लाउंज के दरमियान में आकर खड़ा हो गया। उसकी नज़र मुझ पर पड़ी। इससे पहले कि मैं कुछ बोलता, वो फ़ौरन मुझे देखकर बेजारी से बोली, "हाँ, कम ऑन शिराज, मैं बहुत थक चुकी हूँ। इस वक्त किसी भी बहस के मूड में नहीं हूँ। सुबह बात करते हैं।" वो जो ही मेरे करीब से जाने लगी तो मैंने उसका बाजू पकड़ा और गुस्से से उसको झटका देकर ऐन अपने सामने खड़ा कर दिया। "बात तो अभी होगी फायजा।" उसने मेरी बात सुनकर अपना क्लच जोर से सोफे पर फेंका और हाथ बांधकर मेरी तरफ इंतहाई अकड़ी हुई गर्दन और गुरूर के साथ मुझे सर से पैर तक देखकर बोली, "अच्छा, तो तुम मुझसे अब क्या बात करोगे? चलो शुरू हो जाओ, मैं सुन रही हूँ।" उसकी बात करने का अंदाज़ ऐसा था कि जैसे वो कोई मलका आलिया हो और मैं उसके दरबार में एक मामूली सा मुलाजिम। उसका ये अंदाज देखकर मेरा गुस्सा मजीद बढ़ गया। "तुमने घर से निकलने से पहले अपने ड्रेस को देखा था? तुम किस होलिये में बाहर गई हो? तुम्हें शर्म आनी चाहिए। आधे से ज़्यादा तुम्हारा जिस्म नंगा है, आधा ढका हुआ है। क्या फ़ायदा ऐसे लिबास का कि जिसमें एक औरत का पूरा जिस्म दावत का नज़ारा दे रहा हो?" तो उसने कंधे उचकाते हुए मेरी तरफ देखा। "ये मेरी ज़िंदगी है शिराज। मैं चाहे पूरा लिबास पहनूं या आधा, तुम्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए।" तो मैं गुस्से से चीख उठा, "मुझे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए? मुझे ही तो फ़र्क पड़ रहा है, क्योंकि तुम मेरे निकाह में हो। मैं तुम्हारा शौहर हूँ। 4 लोग शहर में मुझे भी जानते हैं।" तो वो एकदम मेरी बात सुनकर हंसने लगी। "ओह अच्छा, तो अब लोग तुम्हें भी जानने लगे हैं। मत भूलो शिराज कि ये पहचान मेरी दी हुई है, वरना तुम्हारी अपनी क्या हैसियत थी?" तो उसकी बात सुनकर मैं भड़क गया। "अब तुम मुझे मेरी हैसियत के बारे में बताओगी? तुम अगर रोज़ रोज़ इस तरह से मेरा सर खाओगे तो फिर मुझसे सुनोगे। तुम अच्छे से जानते हो बिजनेस पार्टीज में ये सब चलता है। मैं वहां पर किसी मिडिल क्लास लड़की की तरह कमीज शलवार पहनकर और सर पर दुपट्टा ओढ़कर तो नहीं जा सकती ना। उस होलिये में तो कोई मुझे गेट पर खड़ा गार्ड भी अंदर जाने की इजाज़त नहीं देगा। तुम जानते हो मैंने कंपनी में अपनी पोजीशन किस तरह से बहाल की है, कितनी तकदो और मेहनत की है, और इन पार्टीज में शिरकत करने से हमारा ही स्टेटस ऊंचा हुआ है। कितनी ही बिजनेस डील्स इन पार्टीज में जाने के बाद ही हमारी कंपनी को मिली हैं, और इसी वजह से कंपनी ने मुझे कितना बड़ा ओहदा दे रखा है। अब मुझे अपनी क्लास से निकलकर एक बड़ी क्लास में दाखिल होने के लिए हर तरह की कुर्बानी देनी तो होगी ना। तुम्हें ये बात कब समझ आएगी? क्यों मिडिल क्लास शौहरों की तरह मुझे रोज़ कटहरे में खड़े करके जज बनने की कोशिश करते हो? मैं रोज़ रोज़ तुम्हारे इन सवालों जवाबों से अब तंग आ गई हूँ। बेहतर होगा कि तुम अपने काम से काम रखो और मुझे भी वही करने दो जो मैं करना चाहती हूँ। सारी जिंदगी कुएं के मेंढक की तरह मैं गुर्बत में नहीं गुजार सकती। आए रोज़ बिजनेस डील की पार्टीज चलती रहेंगी। मुझे कभी जल्दी और कभी देर सवेर अक्सर होगी। लिहाजा तुम जितनी जल्दी खुद को आदी कर सकते हो कर लो, वरना हम दोनों का रिलेशनशिप चलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। चलो माना, इन पार्टीज में इस तरह की ड्रेसिंग करनी तुम्हारी मजबूरी है, लेकिन जब तुम्हारे पास अपनी गाड़ी है तो फिर हर रोज़ एक गैर मर्द की गाड़ी में आना ज़रूरी तो नहीं?" मेरी बात सुनकर उसने नागवारी से एक गहरी सांस खींची और मेरे सवाल को इग्नोर करती हुई वहां से चली गई और कमरे में जाकर जोर से दरवाज़ा बंद कर दिया, जो इस बात का ऐलान था कि मजीद कोई बात नहीं हो सकती। मैं उसकी इस हरकत पर तिल मिलाते हुए बाहर टेरेस पर आ गया। मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। दिल चाहता था कि अभी और इसी वक्त घर से बाहर चला जाऊं। मुझे जाने क्यों अपनी ज़िंदगी से शदीद घुटन होने लगी थी। जॉब तो मैं भी कर रहा था। हाँ, ये सच है कि मुझसे कई गुना ज़्यादा फायजा कामयाब रही। उसे जिस तरह रातों रात तरक्की मिली वो मेरे लिए बाइस हैरत थी।
हालांकि उसकी तरह खूबसूरत और हैंडसम मैं भी था। हम दोनों ही मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब कर रहे थे। मेरी क्वालिफिकेशन भी उसकी निस्बत ज़्यादा अच्छी थी, लेकिन जिस तेज़ी से उसने तरक्की की उसमें तो एक ही चीज़ नज़र आ रही थी कि उसे औरत होने का एडवांटेज मिला है। और हमारे माशरे में ये एडवांटेज अक्सर औरतों को मिल ही जाता है। जब वो यंग और खूबसूरत हों तो उनके बॉस उन पर मेहरबान हो ही जाते हैं। मैंने ये बात कई बार फायजा के मुंह पर उसे जताई थी, लेकिन वो हर बार मेरी इस बात से इनकार करते हुए कहती कि ये सब मेरी मेहनत का नतीजा है। लेकिन तुम्हारी जेलसी मुझे समझ नहीं आती। तुम भी मेहनत करो तो तुम्हें भी ऐसी ही तरक्की मिलेगी। तो मैं उसकी बातों पर चिढ़कर उसे कहता कि मैं तुम्हारी तरह अदाएं नहीं दिखा सकता ना। जिस दिन अदाएं दिखाऊंगा तो शायद तुमसे ज़्यादा तरक्की मेरे कदमों में होगी। तो मेरी इस बात पर वो अक्सर मुझसे लड़ने लगती और कहती कि तुम जैसे मर्द जब नाकाम होते हैं तो वो अपनी बीवियों को ऐसे ही ताने देते हैं। खुद तो मेरी जैसी तरक्की हासिल नहीं कर पाए तो अब मुझे ताने देते हो। मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि इस जॉब के कुछ तकाजे होंगे जो हमें हर सूरत पूरे करने होंगे। उस वक्त तो तुम्हें पैसा दिखाई दे रहा था तो तुमने कोई एतराज़ नहीं किया। अब जब पैसा आने लगा है, हमारा लिविंग स्टैंडर्ड हाई हुआ है, घर में खुशहाली आई है, वो काम जो पहले कभी हम अपने हाथों से करते थे अब उनको करने के लिए मुलाजिम आ गए हैं, तो तुम्हें ये लग्जरी लाइफ अब हजम नहीं हो रही। तुम अपनी माँ बहनों की तरह इस फैमिली पॉलिटिक्स से निकल ही जाओ तो बेहतर है, वरना बहुत खसारे में रहोगे। वो अक्सर मुझे इतनी जली कटी सुनाती कि मैं लाजवाब हो जाता। हम हमेशा ऐसे लड़ते झगड़ते नहीं थे, लेकिन जब से उसके और मेरे दरमियान स्टेटस आया था और दिन दुगनी रात चुगनी उसकी तरक्की और इस तरक्की से पैसा जब हमारे घर में दाखिल हुआ तो हमारे दरमियान धीरे धीरे फासले बढ़ने लगे थे। इस जिंदगी की चॉइस हम दोनों की ही थी। हम दोनों ही शाहाना जिंदगी गुजारने के ख्वाब देखा करते थे और अब जब ये सब मिल रहा था, जाने क्यों मेरा दिल बुझ सा गया था। पहले हम दोनों का वक्त एक दूसरे के साथ गुजरता था। दिन में न जाने कितनी बार हम एक दूसरे को कॉल करके हाल अहवाल लिया करते थे। हम दोनों में से कोई भी अगर घर लेट पहुंचता तो मैसेजेस और कॉल्स की भरमार कर देते थे। हम एक दूसरे के लिए बेपनाह जज्बाती थे, लेकिन अब हमारे दरमियान बस एक सर्द महरी चल रही थी। हम दोनों साथ साथ रहते हुए भी एक ही छत के नीचे बिल्कुल अजनबी हो गए थे। अब तो हमें एक दूसरे से बात करने की भी फुर्सत नहीं थी। पहले पहल महीने में एक दो बार वो लेट हो जाती थी, लेकिन अब तो ये डेली का मामूल बन गया था। ज्यों ज्यों तरक्की होती जा रही थी तो उसके कपड़े भी शॉर्ट होते जा रहे थे। वो कभी तो पैंट शर्ट पहनती, कभी स्कर्ट, और स्कर्ट भी ऐसी पहनती जिसमें उसकी नंगी पिंडलियां नजर आ रही होती थी। कभी कभार अगर कमीज शलवार पहनती तो वो इस कदर बारीक फैब्रिक की होती कि उसके जिस्म के तमाम उतार चढ़ाव बिल्कुल वासे दिखाई दे रहे होते। इसमें कोई शक नहीं था कि वो एक खूबसूरत जिस्म की मालिक थी। जो भी उस पर नज़र डालता वो उसकी खूबसूरती में खो सा जाता, और फायजा को अपनी तस्वीर के बारे में अच्छे से अंदाज़ा था। इसीलिए उसने अपने आप को वक्त के लिहाज से इतना ग्रूम कर लिया था कि उसे देखकर गुमान ही नहीं होता था कि ये वही कराची के इंतहाई पसमानदा एरिया लांझी में रहने वाली फायजा है, जिसके 2 कमरों का घर मुकम्मल बंद था और उसमें दाखिल होते ही दम घुटने लगता था। वैसे तो यहाँ बारिशें कम ही होती थीं, लेकिन जब कभी बारिशें हो जाएं तो गटर उबलने लगते थे और उनका पानी हफ्तों हफ्तों गली में खड़ा रहता, जो बदबू और ताफुन तो फैलाता ही था, लेकिन राहगीर को भी कई कई दिन तक ख्वार करता था। आज अगर उस इलाके का कोई फर्द फायजा को देख लेता तो उसे अपनी आंखों पर यकीन ही ना आता कि ये वही सर पर बड़ी सी चादर लेने वाली फायजा है। लेकिन अब सब कुछ बदल चुका था। अब ना वो सर पर चादर ओढ़ने वाली फायजा रही थी और ना ही लांढी की तंगो तारीख गलियां, बल्कि हमने एक पोश इलाके में एक ठीक ठाक लग्जरी फ्लैट ले रखा था, और इस फ्लैट को लेने में हम दोनों ने ही जान तोड़ मेहनत की थी। ये सच है कि ज़्यादातर पैसे फायजा के थे, लेकिन बहरहाल हम दोनों ने एक दूसरे के साथ भले वक्तों में ताउन करके खुद को इस 3rd क्लास मोहल्ले से निकाल लाए थे और अब एक बेहतर जगह पर जिंदगी गुजार रहे थे। मैं तो अब फैमिली प्लानिंग का ख्याल तर्क करके बच्चों के बारे में सोच रहा था, मगर फायजा ने तो मुझे साफ मना कर डाला। बच्चे उसे भी पसंद थे, लेकिन जब से हमने ये लाइफस्टाइल अपनाया था तो वो इसमें काफ़ी मोहतात हो गई थी। उसे लगता था कि बच्चे उसकी तरक्की की राह में अभी रुकावट बन सकते हैं, और वैसे भी उसके पास इतना वक्त ही नहीं है कि वो घर पर बैठकर उनकी परवरिश करे। वो अभी बच्चों के बारे में बिल्कुल भी सोचने की पोजीशन में नहीं थी, जबकि मैं ये चाहता था कि घर में 1-2 बच्चे हों जिनकी किलकारियों से हमारे घर का ये सूनापन दूर हो। मैं ऑफिस से तकरीबन 5 बजे घर आ जाता था। उसके बाद मुझे घर का कोना कोना खाने को दौड़ता था। पहले पहल तो मैं घर में ही वापस आकर खाना वगैरह बना लिया करता था, और जब फायजा 8-9 बजे घर आती तो हम दोनों मिलकर एक साथ टेबल पर खाना खाते, साथ गपशप भी लगती
वो अपने दिन भर की मसरूफियत का जिक्र मेरे साथ करती और मैं अपने ऑफिस की राम कहानियां उसको सुनाता था। वक्त गुजरने का पता ही न चलता था। लेकिन अब तो हालात देखते ही देखते इस कदर अजीब से हो गए थे कि हमें एक दूसरे से बात करने का भी बहुत कम वक्त मिलता था। वो रात को थक हार कर जब घर लौटती तो बस हेलो हाई करने के बाद बिस्तर पर आड़ी तिरछी होकर लेट जाती और फौरन ही सो जाती, जबकि मैं भी ऑफिस से आने के बाद घर के कामकाज करके शदीद थक चुका होता था। लिहाजा मैं भी सोने की कोशिश करता, लेकिन कुछ अरसे से मेरी नींद बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो गई थी। हमारे इस लाइफ स्टाइल ने हमें सहूलियतें तो दे रखी थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता मेरा सुख चैन मुझसे छीन लिया था। इंसान किस लिए कमाता है? अपने सुकून के लिए ना। लेकिन अगर वो सुकून ही ना रहे तो फिर ज़िंदगी का मज़ा बिल्कुल गारत हो जाता है। मेरी तो अब भी घर आने की वही रूटीन थी, 9 to 5 जॉब और फिर घर आकर घर के ज़रूरी कामकाज। लेकिन अब मैं इस सबसे कदरे बेजार हो गया था। मैंने एक बार फायजा से इस मामले पर डिस्कशन की, लेकिन हमारी ये डिस्कशन हमारे दरमियान ठीक ठाक लड़ाई करवा गई और अगले दिन इस बात का नतीजा ये निकला कि फायजा ने घर के कामकाज और खाने पकाने के लिए बाकायदा मुलाजिम रख लिए। मैं मुलाजिमों के हक में नहीं था, क्योंकि मुझे कभी भी उन लोगों पर एतबार नहीं आता था, और दूसरा मेरे चिढ़ने की बुनियादी वजह यह थी कि मुलाजिम उस वक्त हमारे घर आते हैं जब मैं घर पहुंचता था, जबकि मैं मुकम्मल अपने घर में प्राइवेसी चाहता था। लेकिन उन मुलाजिमों की सफाई सुथराई, किचन में बर्तनों की खड़ाक से मेरा तो सुकून ही जैसे तबाह होकर रह गया था, और फिर उन पर नज़र भी रखना किसी सरदर्दी से कम नहीं था। अब बंदा वापस आकर आराम करे या उनकी निगरानी शुरू कर दे, ये सोचकर ही मैं झुंझला जाता। मेरी तो यही रूटीन थी कि जब मैं ऑफिस से घर आता तो 1 घंटा आराम करने के बाद अपने लिए चाय बनाता और फिर शाम के खाने की तैयारी शुरू कर देता। वैसे भी जब से फायजा की रूटीन तब्दील हुई थी, वो खाना खाकर ही घर आती थी, तो मैं अपने लिए बाज़ औक़ात या तो होटल से खाना लेकर आता या फिर रात का हल्का फुल्का खाना फ्राई पैन में ही थोड़ा सा बना लेता। ये सच है कि इस तरह मुझे थकन तो बहुत हो जाती थी, लेकिन जहनी परेशानी या तनाव नहीं होता था। मगर अब घर पहुंचते ही ठक ठक काम करने वालों की आमद शुरू हो जाती, और जब तक वो अपना काम निपटा ना लेते मुझे टीवी लाउंज में बैठकर उन पर नजर रखनी पड़ती। इस सिलसिले में जब मैंने फायजा पर एतराज़ किया तो वो उल्टा मुझसे ही उलझ पड़ी कि तुम किसी हाल में भी खुश नहीं हो। जब ऑफिस से घर आकर खुद काम करते थे तो उस वक्त भी तुम्हारा ये गिला होता था कि मैं थका हारा ऑफिस से घर आता हूँ और मुझे सारे घर का काम करना पड़ता है। फिर जब मैंने मुलाजिमों का इंतज़ाम किया तो फिर भी तुम खुश नहीं हो। मुझे समझ ही नहीं आती कि तुम्हें कैसे खुश रखूं। वो मुझसे एकदम चिढ़ने लगी थी और ये बात मैं बहुत अच्छे से जान गया था। हालांकि मेरा मसला सिर्फ इतना था कि मैं उसका वक्त चाहता था, जैसे हम पहले एक दूसरे से बात करते थे। लेकिन अब हमारे रिश्ते में सब कुछ था, अगर नहीं था तो एक दूसरे के लिए वक्त नहीं था, और ना ही पहले जैसी मोहब्बत। मैं इस शादीशुदा जिंदगी में अब तन्हाई की जंग लड़ते लड़ते थकने लगा था। मैं अगर उससे कुछ कहता तो वो मुझे कहती कि तुम टिपिकल मर्दों वाली सोच रखते हो, अगर तुम इस सोच से निकल जाओ तो शायद तुम भी जिंदगी को एंजॉय कर सकोगे। और फायजा की ये बातें मुझे अंदर तक ख़त्म करने लगी थी। तभी मेरी अम्मी और बहन ने मुझे एक दफ़ा कहा कि तुम कब तक ऐसे ज़िंदगी गुजारते रहोगे, बेहतर है कि दूसरी शादी कर लो। मेरी अम्मी और मेरी बहन फायजा के इंतहाई मुखालिफ थे। एक तो हमारी शादी लव मैरिज हुई थी, जिसको मेरी अम्मी ने कभी भी कबूल नहीं किया था, क्योंकि वो चाहती थी कि मेरी शादी उनकी मर्ज़ी से हो। वो अपने भाई की बेटी का रिश्ता करना चाहती थी, लेकिन चूंकि मेरी मर्ज़ी नहीं थी इसीलिए वो बहुत परेशान थी। उन्होंने अपने भाई को ये यकीन दहानी करवाई थी कि वो हर सूरत उनकी बेटी की शादी मुझसे करवा कर ही दम लेंगी। लेकिन जब एक तरफ मेरी मुज़ाहिमत देखती और दूसरी तरफ अपने भाई का प्रेशर देखती तो वो मुझसे उलझ जाती। लेकिन उन्हीं दिनों जब उन्हें ये पता चला कि मैं किसी फायजा नामी लड़की को चाहता हूँ और उससे शादी करना चाहता हूँ, तो अम्मी हत्थे से उखड़ गई और उन्होंने मुझे साफ साफ कह दिया कि मैं तुम्हें इसकी इजाज़त नहीं दूंगी कि मेरे भाई की बेटी तुम्हारे लिए बैठी रहे। पूरे ख़ानदान वालों को पता है कि उसकी शादी तुमसे होगी। अब अगर हम ये रिश्ता नहीं करते तो तुम मुझे ये बताओ कि उसका रिश्ता कैसे होगा। मैं अम्मी से इस बात पर लड़ पड़ता कि आपने जब ये रिश्ता तय किया था तो क्या मुझसे पूछा था? मैंने कभी भी उसे इस नज़र से देखा ही नहीं। वो मुझे हमेशा बहनों की तरह ही अजीज़ रही। अब मैं उसको अपनी बीवी बना लूँ, ये कैसे मुमकिन है? मेरा दिल नहीं मानता। आप मुझे मजबूर ना करें। तो अम्मी मुझ पर बहुत ज़्यादा खफा होती और कहती कि तुम अपनी इस ख्वाहिश से बाज आ जाओ। मैं ऐसा किसी सूरत नहीं होने दूंगी। अगर आप ऐसा नहीं होने देंगी तो मैं कोर्ट मैरिज कर लूँगा। मैंने भी साफ साफ उन्हें कह दिया। अम्मी मेरी बात सुनकर रोने लगी कि हाँ, अब तुम इतने बड़े हो गए हो
कि अपने फैसले खुद कर सकते हो। ठीक है, तुम कर लो कोर्ट मैरिज, लेकिन एक बात याद रखना, तुम फिर मेरा मरा हुआ मुंह देखोगे। तो अम्मी की ये बात सुनकर मैं शदीद जहनी तनाव का शिकार हो गया था। वो हमेशा ऐसी ही बात करके मुझे चारों शाने चित कर दिया करती थी। लिहाजा मैंने अपने हथियार डालते हुए कहा कि अगर आपको ये रिश्ता मंजूर नहीं है तो ठीक है, मैं भी शादी के बगैर ही अपनी ज़िंदगी गुजार लूँगा, लेकिन ये याद रखें कि मैं किसी सूरत भी मामू के यहाँ रिश्ता नहीं करूँगा। मेरी बात सुनकर अम्मी खामोश हो गई, लेकिन मैं ये जानता था कि वो किसी सूरत भी फायजा का रिश्ता लेने उसके घर नहीं जाएंगी। लिहाजा मैंने फायजा को अपने घर के सारे हालात से आगाह कर दिया। तो मेरी बात सुनकर फायजा परेशान होकर बोली, तो क्या हम शादी नहीं कर पाएंगे? तब मैंने उसे कहा, हम शादी ज़रूर करेंगे, लेकिन इसके लिए हमें कोर्ट मैरिज करनी होगी, क्योंकि इसके अलावा मुझे और कोई चारा नज़र नहीं आ रहा। अगर तुम तैयार हो तो हम आज ही कोर्ट मैरिज कर लेते हैं, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि अम्मी मेरी शादी तुमसे होने देंगी। अगर मुझे रत्ती बराबर भी इस बात का यकीन हो कि वो एक ना एक दिन तो मान ही जाएंगी, तो मैं इंतज़ार कर लेता, लेकिन मैं जानता हूँ अपनी माँ को, वो कभी भी अपनी ज़िद से पीछे नहीं हटेंगी। इसीलिए बजाय हम 3-4 साल उनकी रजामंदी का इंतज़ार करें, बेहतर है कि हम आज ही क्यों ना इस हवाले से फ़ैसला कर लें। फ़ैसला तो हम कर लें, लेकिन फिर तुम मुझे रखोगे कहाँ? तुम्हारी जॉब भी ऐसी नहीं है जिसमें हम कोई किराए का घर अफोर्ड कर सकें, और मेरी तो अभी सिरे से जॉब है ही नहीं, तो हम कैसे गुजारा करेंगे? तब मैंने उसे तसल्ली दी कि जब हमारी शादी हो जाएगी तो मिलजुल कर कोई ना कोई इसका हल भी निकाल ही लेंगे। तो उसने हामी भर ली और यूं हम दोनों ने कोर्ट मैरिज कर ली, और मैं उसे लेकर सीधा लांडी अपने घर में पहुंचा। अम्मी ने मेरे साथ जब फायजा को देखा तो वो आग बगोला हो गई, लेकिन मैंने फायजा को पहले ही समझा रखा था कि तुमने किसी सूरत भी उन्हें जवाब नहीं देना, बस खामोश रहो। लिहाजा जब अम्मी उसे बातें सुनाते हुए जादूगरनी और बदकिरदार कह रही थी, तो मैं उसे लेकर कमरे में आ गया। तो वो रोने लगी कि अभी से ये हालात हैं, ऐसे में सारी ज़िंदगी इनके साथ कैसे गुजारी जा सकती है। तो मैंने उसे तसल्ली दी कि सब ठीक हो जाएगा, कुछ दिन की बात है, तुम बर्दाश्त कर लो। फायजा एक पढ़ी लिखी लड़की थी, मैं उसकी जॉब के लिए कोशिश कर रहा था ताकि वो मसरूफ़ रहे और घर के हालात से दिल बर्दाश्ता ना हो जाए। अल्लाह का करना ऐसा हुआ कि फायजा की जल्द ही एक अच्छी मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब लग गई, और जॉब लगते ही उसकी 2-4 महीने के अंदर अंदर प्रमोशन भी हो गई। उसका पैकेज भी बहुत अच्छा था, लिहाजा वो इसरार करने लगी कि हम किसी अच्छे एरिया में एक फ्लैट ले लेते हैं। मैं जानता था कि वो अम्मी की वजह से बेहद तंग है। अम्मी ने भी तो उसको जज करने में कोई कसर नहीं छोड़ी थी, लिहाजा मैंने उसकी बात मान ली और हमने किराए पर एक फ्लैट ले लिया। लेकिन 1 साल के अंदर अंदर मैंने और फायजा ने मिलकर अपना फ्लैट खरीद लिया। अम्मी मुझसे 1-2 बार फ्लैट पर मिलने के लिए आई थी, लेकिन फायजा का रवैया देखकर वो वापस लांडी चली गई। तो मैंने भी उन्हें यहाँ रुकने पर इसरार न किया, क्योंकि सारा सारा दिन मैं और फायजा बाहर ही अपना वक्त गुजार लेते थे। इसीलिए अम्मी के लिए यहाँ रहना बहुत मुश्किल था, लेकिन मैं कोशिश करता था कि हर वीकेंड पर अम्मी से लांडी में जाकर ज़रूर मिलाऊं। और अब तो जब से मेरे घर के हालात बिगड़े थे, तो मैं हर दूसरे-तीसरे दिन अम्मी के पास चला जाता था। उनसे बात करके मुझे सुकून मिलता था। अम्मी को जब फायजा के रवैये का पता चला, तो वो उसकी जानिब से तो पहले ही भरी बैठी थी। उन्होंने मुझे दूसरी शादी करने का मशवरा दे दिया। इस मशवरे से अचानक मेरे जहन में ये ख्याल आया कि अगर फायजा बाहर गैर मर्दों के साथ ताल्लुकात बनाकर चल सकती है, तो मैं तो हूं ही मर्द, मुझ पर क्या कतगन है भला। शादीशुदा जिंदगी से तो मैं वैसे ही तंग आ गया था, मजीद शादी का घंटा अपने गले में नहीं बांधना चाहता था। इसीलिए मैंने अपनी स्ट्रेटजी ही तब्दील कर डाली और नित नई लड़कियों से दोस्तियां करना शुरू कर डाली। ये दोस्तियां सिर्फ बाहर तक ही महदूद नहीं थी, बल्कि मैं उन लड़कियों को घर भी लाने लगा, और यूं मेरी तन्हाई भी दूर हो गई। और अब मैं फायजा से गिले शिकवे भी न करता। मैंने उसको उसके हाल पर छोड़ दिया और ख़ुद भी ज़िंदगी की रंगीनियों से लुत्फ़अंदोज़ होने लगा। मुझे लड़कियों की कमी नहीं थी। एक तो मैं बेहद पुरकशिश मर्दों में शुमार होता था, और दूसरा मेरे ठाट बाट देख कर भी लड़कियां फ़ौरन मेरे करीब आ जाती। मैं भी उनका बेहतरीन इस्तेमाल करता, और जब दिल भर जाता तो उन्हें छोड़कर एक नई लड़की को अपने दाम में फंसा लेता। मेरी ज़िंदगी का ये सिलसिला चल ही रहा था कि अचानक एक दिन मेरी तबीयत बहुत बुरी तरह से बिगड़ी। मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। जब मेरे टेस्ट हुए तो मुझे पता चला कि मुझे इंतहाई भयानक बीमारी लग चुकी है, जिसका कोई इलाज नहीं है। मेरी बीमारी की आखिरी स्टेज थी। डॉक्टर्स ने कहा था कि मेरी ज़िंदगी के दिन कम रह गए हैं। ये सुनते ही मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। मैं अब हर वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगता रहता। लड़कियों का जो सिलसिला मैंने अपना दिल बहलाने के लिए शुरू कर रखा था, मैंने वो फ़ौरन ख़त्म कर दिया।
अब मैं 5 वक्त की नमाज और कुरान पाक की तिलावत करता और रो रो कर अल्लाह से अपनी ज़िंदगी की भीख मांगता। लेकिन मेरी आजमाइश के दिन लंबे ही होते जा रहे थे। मैं अभी अपने आप से नहीं संभला था कि अचानक मुझे फ़ायज़ा की रोड एक्सीडेंट में डेथ की इत्तला मिली। तब तो मेरा दिमाग ही माउफ हो गया। फ़ायज़ा मर चुकी थी। उसके इस भरी दुनिया में मेरे अलावा और कोई नहीं था। लिहाजा मैं बड़े भारी दिल के साथ उसके जनाजे को लेकर कब्रिस्तान पहुंचा और जो ही उसको दफनाने लगा, अचानक उसके चेहरे से कफन हट गया। उसका चेहरा देखकर तो मेरी जान ही निकल गई, क्योंकि वो तो फ़ायज़ा थी ही नहीं। ये देखकर जहां मुझे खुशी हुई, वहां मैं परेशान भी हो गया कि आखिर मुझे फ़ायज़ा की डेथ की गलत इत्तला देने वाला कौन था और फ़ायज़ा खुद कहाँ थी। मैंने उसके ऑफिस में जाकर उसके बारे में पूछा तो मुझे बताया गया कि फ़ायज़ा तो तकरीबन 4 माह पहले ही यह ऑफिस छोड़कर जा चुकी है। तब तो मेरे पैरों तले से ज़मीन ही निकल गई। ऐसा कैसे हो सकता है? वो तो सुबह रोज़ मेरे सामने ये कहकर निकलती थी कि मैं ऑफिस जा रही हूँ। अगर वो ऑफिस नहीं जा रही थी तो फिर कहाँ जा रही थी? मेरे पास अब 2 ही रास्ते थे कि या तो वो खुद कहीं रूपोश हो गई है या फिर उसे किसी ने अगवा कर लिया है। लेकिन उसकी किसी के साथ क्या दुश्मनी होगी कि कोई उसे अगवा करता? ना ही वो कोई इतनी मालदार थी। सोच सोच कर मेरा तो दिमाग ही फटा जा रहा था। लिहाजा मैंने पुलिस में उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाने का सोचा, लेकिन पुलिस इस सिलसिले में कुछ भी नहीं कर पाई, बल्कि उल्टा मुझ पर ही शक करने लगी कि मैंने ही अपनी बीवी को कहीं गायब करवा लिया है। मैं तो अब दोहरे अज़ाब में था। एक तरफ तो बीवी गुम थी, ऊपर से पुलिस भी मुझ पर ही शक करने लगी थी। इस सारे वाक़े को तकरीबन 6 माह हो चुके थे कि एक दिन मुझे ऑफिस से वापसी पर होटल में खाना खाती फ़ायज़ा दिखाई दे गई। मुझे तो अपनी आंखों पर ही यकीन न आया। इससे पहले कि मैं लपक कर उसके करीब जाता, उसने मुझे देख लिया था और अपने साथ बैठे शख्स को उसने इशारा किया और वो दोनों ही टेबल से उठकर तेज़ी तेज़ी से वहाँ से निकलने लगे कि मैंने उन्हें जा लिया। इससे पहले कि मैं उससे बात करता, फ़ायज़ा ने मुझे आहिस्ता से कहा, यहाँ पर बात करनी मुनासिब नहीं है, लोग सुनते हैं, हमारे साथ चलो। लेकिन मैं उस पर कैसे एतबार कर लेता? सो मैंने उसे कहा, नहीं, मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा। तो ठीक है, मैं अपने फ्लैट पर चलती हूँ, अब तो तुम्हें कोई एतराज़ नहीं होगा? तो मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैं उन्हें लेकर अपने फ्लैट पर आ गया। फ़ायज़ा के चेहरे पर मुझे किसी किस्म की कोई शर्मिंदगी का एहसास नहीं हो रहा था। मैं ये बात पहले से जान गया था कि हमारे दरमियान ये जो फासले पैदा हुए हैं, ये बिला वजह नहीं है। हम में कोई तीसरा आ गया है और मेरा शक अब यकीन का रूप लिए मेरे सामने बैठा था। वो जिस खूबरू लड़के के साथ मेरे फ्लैट में आई थी, ये वही था जो उसे अक्सर रातों को यहाँ ड्रॉप करके जाता था। फ़ायज़ा ने मुझे बताया कि मैंने रियाज से कहा था कि तुम्हें फ़ोन करके बताए कि मेरी डेथ हो गई है, ताकि तुमसे मेरी जान छूट जाए, क्योंकि मैं जानती थी कि तुम मुझे तलाक नहीं दोगे और ऑफिस में भी आकर हंगामा करोगे। लिहाजा मैंने बहुत पहले ही ऑफिस छोड़ दिया था और एक और मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने लग गई थी और हम दोनों एक साथ फ्लैट में रहते हैं। अब चूंकि तुम हमारी सारी हकीकत जान चुके हो, तो बेहतर है कि मुझे तलाक दे दो, ताकि मैं अपनी ज़िंदगी आज़ादाना तौर पर गुजार सकूं। तब मैंने उसकी ख्वाहिश के मुताबिक उसे फ़ौरन ही बगैर किसी गिले शिकवे के तलाक दे दी और वो मेरी आंखों के सामने अपने बॉयफ्रेंड को लेकर चली गई। मैंने पैसे के लालच में सब कुछ गंवा दिया था, पहले घर का सुकून और अब बीवी। काश मैंने दौलत के बजाय रिश्तों को अहमियत दी होती, तो हमारे दरमियान ये सब कुछ ना होता। मेरी अपनी ज़िंदगी अपनी गलत कार्यों की वजह से खात्मे के करीब थी। लिहाजा फ़ायज़ा को सज़ा देने का कोई फ़ायदा नहीं था, बल्कि उसका फ़ैसला मैंने अल्लाह पर छोड़ दिया, क्योंकि मैं जानता था कि एक दिन वो भी मेरी तरह पछताएगी। लेकिन उस वक्त तक शायद तौबा के दरवाजे भी बंद हो चुके हों। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।